हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे स्वागत करता हूं। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि एजुकेटर बूस्टर चैनल पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो लगातार मिल रहे हैं। आप हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए और निश्चित रूप से निकट भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे, यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जो जो क्लासेस चल रही हैं वहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़िए और खुद का एक नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है, आप उसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और हम आज देखेंगे ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी कैसी थी, क्योंकि समाज धीरे धीरे डेवलप कर रहा था। तो उस कालखंड में क्या राजनीति की व्यवस्था थी, समाज कैसा था, उद्योग धंधे कैसे थे, कृषि प्रणाली में क्या विकास हुआ था, अब इन सब चीजों का हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, जब शुरू क्लास था तो मैं आपको बताया था कि वैदिक संस्कृति को दो कालखंडों में हमने बांटा था। एक था कि ऋग वैदिक कालखंड या उसको पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो आज हम देखेंगे ऋग वैदिक पीरियड में, जिसको हम क्या बोले थे, पूर्व वैदिक काल। क्या कहा गया था इसको? पूर्व वैदिक काल। इस कालखंड में इसका टाइमिंग क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। शुरू वाला क्लास आप याद करिए, इसके बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है ना? तो इस कालखंड में बहुत सी चीजों का डेवलपमेंट हुआ होगा। कुछ राजनीतिक प्रणाली का डेवलपमेंट हुआ होगा, कुछ सामाजिक प्रणाली का डेवलपमेंट, महिलाओं की दशा, फिर क्या बोलते हैं, सैन्य प्रशासन कैसा था, उद्योग धंधे, कृषि, इन सब चीज क्या क्या मतलब कि ग्रोथ हो रहा था, विकास कैसे हो रहा था समाज में, इसका हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो आज हम जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, इस कालखंड यानी ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक कालखंड में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ऐसा बोल लीजिए, किस तरह का था। ठीक है ना? देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को, छोटे छोटे बिंदुओं को देखते हैं कि क्या था। क्या हुआ कि आपको ये पता ही होगा, डिस्कशन हो चुका है कि आर्य मतलब कि ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए, धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने लगे और एक ग्रुप बना लिए, छोटा छोटा एक ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप मान लीजिए ऐसे ऐसे एक ग्रुप में बढ़ गए, कबीला में बढ़ गए। तो इन्हीं को जन कहा गया या फिर कबीला कहा गया। क्या कहा गया? कबीला या जन। तो आप पहला पॉइंट यहां पर लिखिए कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये जन में विभाजित हो गए या कबीले में बढ़ गए। तो जन का विकास हुआ। ठीक है ना? जन यानी बता दिया आपको, कबीला का विकास हुआ। ठीक, और प्रत्येक कबीला या प्रत्येक जन का एक प्रमुख नियुक्त हो गया, जिसका मतलब कि इस क्षेत्र में प्रभाव रहता था। ये ग्रुप ऐसा कबीला बन रहा है। ठीक है ना? ये देखिए, अब इन सभी जो कबीला है, एक प्रशासन की तरह कार्य करने के लिए क्या किए, आम सहमति से एक व्यक्ति को चुन लिए। मान लीजिए इसको चुन लिए, ये थोड़ा ज्यादा काबिल रहा होगा। ठीक है, इसकी ये थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा, बुद्धि क्षमता ज्यादा रही होगी इसकी। तो ये सभी आम सहमति से इसका चुनाव कर लिया और यहाँ से एक राजा की पद्धति डेवलप की, जिसको बोल रहे हैं राजन या राजा। ठीक है, तो यहाँ से राजा का भी पद का विकास यहाँ दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस कालखंड में राजा या राजन का पद ठीक दिखाई पड़ने लगा। और जो राजा हुआ करता था, फिर उनके पुत्र हुए और भी मतलब कि, तो कहा जाता है कि क्या राजा का पद वंशानुगत हो गया? तो हाँ, राजा का पद यहाँ वंशानुगत धीरे धीरे होने लगा था और साथ ही साथ मतलब कि इसका चुनाव सभी मिलकर किया करते थे। ठीक है, चुनाव जो इसका था आम सहमति से होता था। ठीक है ना? यहां लिख लीजिए, राजा का चुनाव आम सहमति से होता है। आम सहमति से होता था। ठीक है ना? इस पॉइंट को समझ लिए। देखिए, जन का विकास आगे हुआ, फिर राजा का पद का डेवलपमेंट हुआ, राजा का पद सृजित किया गया। ठीक, सभी आम सहमति से इसको बनाते थे। ठीक ना? फिर क्या हुआ, आप आगे बढ़िएगा, देखिएगा
कि आगे चल करके राजा का पद वंशानुगत भी हो गया, परंतु यहाँ उतना दिखाई नहीं पड़ता है। अभी धीरे धीरे इस पद का विकास हो रहा है, सृजन हो रहा है। ठीक, अगला पॉइंट आप देखिएगा क्या है इसमें कि राजा जो था वो सभी की आम सहमति से चुन के आता है। ठीक, आ तो रहा है। इस कालखंड में दो समितियों की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको यहां पर आप लिख लीजिए कि एक समिति थी सभा, और दूसरी थी समिति। समिति ये दो संगठन है, संस्था है। ठीक है ना, इसकी अपनी एक विशेषता है, इसलिए इसको यहाँ जाना जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर एक ऐसा लाइन भी करके आप इसको ऐसे यहाँ पर करके लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो सभा थी इसमें कौन लोग होते थे शामिल, तो इसमें उस कालखंड के जो लोग थे, वृद्ध जन या फिर कुलीन वर्ग के लोग, संभ्रांत लोग, इस समिति के सदस्य होते थे। ठीक है, क्या होते थे? इस समिति के सदस्य होते थे। तो यहां लिख लीजिए वृद्ध जन, ठीक, फिर कुलीन समाज, इस तरह के लोग इसमें शामिल होते थे। और इनका प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था में ये क्या करते थे? सभा के लोग राजा को सलाह मशवरा दिया करते थे। ये इनकी भूमिका थी। सभा के जो सदस्य थे, वृद्ध जन, कुलीन समाज के लोग, वो राजा को कुछ सलाह मशवरा दिया करते थे। ठीक, अगर आज के संदर्भ में इसकी तुलना अगर हम करने बैठे तो ये दिखाई पड़ता है बिल्कुल हमारे राज्यसभा की तरह। समझे? राज्यसभा जो मतलब कि केंद्र में आज वर्तमान समय में हमारे पास क्या है? केंद्र में दो सदन है, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो अगर उसकी तुलना करने बैठेंगे कि ये किस सभा की तरह दिखाई पड़ता है, तो यह राज्यसभा की तरह दिखाई पड़ता है। किस सभा की तरह? राज्यसभा की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है, इधर देखते हैं, इसमें आम जनमानस की भूमिका थी। आम जनमानस, आम नागरिक इसमें शामिल थे। ठीक, और राजा के चुनाव में इसकी भूमिका थी। राजा के चुनाव में इनकी भूमिका सबसे प्रमुख थी। ठीक है, राजा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका थी इसकी। महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते थे। ठीक, अगर वर्तमान समय में इसकी तुलना, इस समिति की तुलना की जाए तो किस तरह से दिखाई पड़ता है, तो ये जो है हमारे वर्तमान में जो लोकसभा जो है बिल्कुल उसी तरह से दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा की तरह है। देखिए इतना पॉइंट है, छोटे छोटे हैं, 2 पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। कभी आपसे पूछ सकता है कि किस तरह से दिखाई पड़ता है, तो इस तरह से दिखाई पड़ता है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा की तरह। ठीक है ना, इतना पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। और इसको नोट डाउन करते रहिए, मैं मिटाते जाऊंगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जब भर जाता है तो थोड़ा मिटाना पड़ता ही है, आप तो सब जान ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं। इसी कालखंड में एक युद्ध की चर्चा भी मिलती है। जब ये ग्रुप बन गए तो जाहिर सी बात है, जो मनुष्य का तो काम ही है अपने क्षेत्र का विस्तार करना। फिर कुछ बातों में अगर विवाद हो गया तो अपने प्रभुसत्ता को लेकर के, अपने सम्मान को लेकर के तो लड़ाई भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी भी हो रहा है, उस कालखंड में भी होते थे। ठीक है ना, तो उस कालखंड में एक युद्ध की चर्चा हमें दिखाई पड़ती है, उसका देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग। एक ऋग्वैदिक पीरियड में एक युद्ध के बारे में काफी मतलब कि चर्चा होती है, उसका नाम है 10 राज्य का युद्ध। इसका युद्ध 10 राज्य का युद्ध। ठीक है ना, इसका महत्वपूर्ण बात यह आएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, 10 राज्य का युद्ध है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी? इस कालखंड में जो जन थे वो इकट्ठा हो रहे थे, तो कुछ कुछ जनों में आपस में लड़ाई भी हो रहा है। ठीक है, कुछ ग्रुप्स बन रहे थे। तो इसमें हुआ एक कि भरत जन
या ये जो कबीला था इसका एक प्रमुख थे। कौन थे प्रमुख? इसके प्रमुख थे सुदास। ठीक, ये राजा थे। तो उस समय इनका एक ग्रुप बना था, ठीक है ना, एक ग्रुप बन गया 10 राजाओं का, इधर 10 राजा का ग्रुप। तो सुदास की लड़ाई इन 10 राजा के ग्रुप के साथ हुई, ठीक है। उसी युद्ध को 10 राज्य का युद्ध कहा जाता है। ठीक, आपसे परीक्षा में यही पूछेगा कि 10 राज्य का जो युद्ध था किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो भरत जन के नेतृत्व में लड़ा गया, उसके राजा सुदास थे और सुदास की जीत हुई थी। ये अकेले थे और इधर 10 राजा का ग्रुप था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि ये युद्ध लड़ा कहां गया? तो यहीं लिख देते हैं, परुष्णी। आपको पता है ऋग्वैदिक काल में परुष्णी जो नदी थी, अभी का कौन सा नदी है? वो है रावी। तो रावी के तट के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, 10 राज्य का युद्ध, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, तो युद्ध का कारण क्या है? तो युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण जो ऋग्वेद में दिखाई पड़ता है कि सुदास ने क्या किया था, अब इनके पुरोहित विश्वामित्र, ठीक, उसको हटा करके वशिष्ठ को, मतलब कि इन्होंने अपना एक पुरोहित नियुक्त कर दिया। तो इसी को लेकर के विवाद हो गया और विश्वामित्र क्या थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने 10 राजाओं को संगठित किया और एक ग्रुप बना लिया और इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लड़ाई हुआ जिसमें सुदास की विजय हुई। ठीक है ना, मतलब कि विश्वामित्र के नेतृत्व में एक ग्रुप बना, इस चीज को याद रखिए, और लड़ाई हुई। अगला आगे बढ़ते हैं, आगे आप इस चीज को और याद रखिए। देखिए, जब ये राजनीतिक प्रणाली जब डेवलप हो रही है तो राजा को मतलब कि सहयोग के लिए कुछ लोगों का समूह भी बना। ठीक है, कौन समूह बनाए हुए थे उसको भी देख लीजिए। इनके मतलब कि समूह में पुरोहित, पुरोहित वर्ग, दूसरा सेनानी, ठीक है, फिर आपका सूतकार, ठीक, ये सब आते थे। ये जो पुरोहित जो था, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये सबसे खास था इनका, राजा का सबसे खास व्यक्ति, और जो प्रशासनिक व्यवस्था में, जो मशीनरी में जो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला जो व्यक्ति था वो पुरोहित था। ठीक है, सबसे प्रमुख पदाधिकारी था ये, पदाधिकारी। और दूसरे नंबर पे सेनानी, दूसरा प्रमुख पद सेनानी का था। ठीक, यह सेना को संगठित करता था। युद्ध के समय सेना को संगठित करना, युद्ध के लिए मतलब कि सभी को बुलाना, अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना, यह पूरा काम किसका था? सेनानी का। ठीक है, इतना सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी न्याय प्रणाली कैसी थी, न्याय प्रणाली में किन किन लोगों का योगदान था। तो देखिए, ये राजा वाला सिस्टम चल रहा है, राज पद्धति चल रही है, तो न्याय प्रणाली जो थी ना, न्याय प्रणाली ये राजा के हाथ में थी, राजा के हाथ में केंद्रित थी, हाथ में केंद्रित थी। न्याय प्रणाली के जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ था वो राजा था। ठीक, न्याय प्रणाली का जो सर्वोच्च मुख्य मतलब जो न्याय करने वाला था वो राजा था। अब इसका सहयोग कौन क्या करते थे? तो पुरोहित वर्ग क्या करते थे? धार्मिक, सामाजिक, इन सब मामलों में जो भी मतलब निर्णय आते थे, राजा उनका मतलब कि क्या करता था? पुरोहितों से सलाह लिया करता था। पुरोहित क्या करते थे? सहयोग किया करते थे। पुरोहित वर्ग इस कार्य में
सहयोग किया करते थे, राजा का सहयोग करते थे। तो आप इतना चीज याद रखिए, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उस समय, ठीक, युद्ध कौन से हुए, जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, न्याय व्यवस्था कैसी थी, किसका कंट्रोल था न्याय व्यवस्था में, तो राजा का कंट्रोल था। और जो राजा चुन के आ रहे हैं वो सभी कबीले के आम सहमति से ही राजा बनता था, ठीक है। यहां पर एक और चीज को आप नोटिस कीजिएगा, एक बलि शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका शब्द का प्रयोग है? बलि। एक प्रकार का मतलब कि अभी के समय से अगर तुलना किया जाए तो कर ही है, परंतु वह उस कालखंड में कर नहीं था। यह आम जनता राजा को उपहार देती थी अपनी तरफ से, ठीक है। उस उपहार को ही बलि कहा जाता था। तो आप लिख लीजिए, आम जनता राजा को उपहार देती थी, उपहार देती थी, उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। इसका मतलब यह है कि जो जनता थी वो राजा को उपहार स्वरूप, मतलब कि बलि के रूप में खाद्यान्न सामग्री प्रदान किया करते थे। बदले में राजा उन सभी को क्या करता था? सुरक्षा प्रदान करता था। ये बिल्कुल उसी दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए। लेकिन है एक प्रकार का कर ही, लेकिन उस समय इसको कर के रूप में रेखांकित नहीं किया गया। सिर्फ इतना बता दिया गया है कि आम जनता अपनी खुशी से राजा को उपहार देती थी, जिसको बलि कहा जाता था, ठीक है। आज क्लास को यहीं रहने देते हैं, अभी चर्चा आगे चलती रहेगी और इस पे अभी इस सामाजिक प्रणाली को भी देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, फिर उस कालखंड का कृषि प्रणाली कैसा था। इन सब चीजों की चर्चा हम आगे करें। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो कमेंट जरूर करते रहिए वीडियो को, और जब तक वीडियो को आप पूरा नहीं देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।